नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपको थोड़ी सी कुछ यादें पुरानी दिलाना चाहता हूं, कोरोना के टाइम की याद दिलाना चाहता हूं। जो पहला दिन था, कोरोना का पहला दौर था, फर्स्ट स्टेज जो थी, जिस दिन मजदूर अचानक कह दिया गया था आप अपने अपने घर जाइए। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक अगर हादसों का इंतज़ार करूं, सोचूं, तो शायद वो उसमें एक शामिल था। छोटे छोटे बच्चों को सिर पे बिठाए, कंधे पे रखे, हाथों में अटैचियाँ, और मैंने पैरों से खून निकलते हुए देखा है। मैं कहूँगा इस मानव त्रासदी का सबसे बड़ा चित्रण मैंने कोरोना में देखा है। और मैं ये भी ईमानदारी से कहूँगा कि इस सरकार से ज़्यादा नाकारा सरकार मैंने देखी नहीं, जिसने कोरोना के टाइम में अपनी आंखें मूंद ली थी। लगी नहीं रहा था सरकार नाम की कोई चीज है। प्रेसों जारी हो जाते थे। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री ने मीटिंग करी। टीम 11 मतलब मुख्यमंत्री के 11 IAS अफसर। मुख्यमंत्री इतने घमंड में थे, इतने अहंकार में थे कि अपने डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम को मीटिंग में बुलाते तक नहीं थे। शुरुआत के दौर में कोरोना की जब प्रेस नोट जारी होता था, कोरोना की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वो भी एक IAS अफसर करता था। कोई मिनिस्टर, कोई डिप्टी मिनिस्टर नहीं करता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह गुमान था कि वो राजा हैं और राजा का कोई सेकंड राजा नहीं होना चाहिए। नतीजा, बदहाल हालत थी उत्तर प्रदेश की। तड़प तड़प के मर रहे थे लोग। लाशें जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई। मेरे रिपोर्टर सुमित ने तस्वीरें खींची, पूरी दुनिया हिल गई। दुनिया के ना जाने कितने तमाम देशों में 4 PM की खबर छपी। मेरे मित्र हैं, YouTube देख देख के मेरे दोस्त बने। उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया जापान से। जापान के नेशनल टीवी पे 4 PM का जिक्र चल रहा था, क्योंकि गोदी मीडिया कुछ दिखाने को तैयार नहीं था। और मैं परेशान था, मैं हैरान था कि कोई मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि लाशों के ढेर पर उसको असर ना पड़ रहा हो। मैं सोचता था ऐसे मुख्यमंत्री को नींद कैसे आती होगी जिसके राज में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। मुझे लगता था गेरुआ वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को झूठ बोलने में तकलीफ क्यों नहीं होती, जो कह दे रहा है कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, वेंटिलेटर मिल रहे हैं, दवाएं मिल रही हैं। एक ऑक्सीजन नहीं था। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, 32 साल का नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, बीवी का मैंने रोते हुए देखा है। सांसें उखड़ने की स्थिति थी। अस्पताल में बेड मिल जाना मतलब बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाना, जाने कितना बड़ा अवार्ड मिल जाना। कारण, सरकार, आपकी सरकार व्यस्त थी अयोध्या में दीपोत्सव मनाने में, दिए जलाने में। सरकार व्यस्त थी, उसे वोट लेना है तो वो घाटों की सफाई करे, पीपल का पेड़ लगाए, गायों की बात करे। उसे मतलब नहीं था कि आपका बच्चा, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटी तड़प तड़प के मर रही है कोरोना में। इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। इतनी संवेदनहीन सरकार मैंने नहीं देखी। इतना संवेदनहीन तंत्र मैंने नहीं देखा। किसी की मौत पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। IAS एसोसिएशन का अध्यक्ष, सबसे ताकतवर आदमी, 104 बुखार, पत्नी रो रही है, गुहार कर रही है, एम्बुलेंस नहीं आ रही है। घंटों बाद एम्बुलेंस आई, PGI तक पहुंचा। 3 घंटे PGI के बाहर एम्बुलेंस में रहा। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। जानवरों की तरह मजदूर रोके जा रहे थे। रात में कह दिया था जाओ दूसरे जिले में निकल जाओ, इंसान ही ना हो। लाशें गंगा में फेंक दी जा रही थी, बोरी में भरी हो लाश, आपको पता ही नहीं है आपके पिता की, आपके भाई की, आपकी बहन की लाशें कहां फेंक दी गई। इसलिए फेंक दी गई कि संख्या में कहीं ना आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से ज्यादा लोग मर गए। पूरी दुनिया में अगर कहीं बदनामी हुई कोरोना में, तो वो उत्तर प्रदेश में हुई।
तब लोगों के दिलों से आह निकली थी। मैं जहां रहता हूं, मेरे आसपास जो बीजेपी के अंधभक्त थे, अंधभक्त कहूंगा मैं, उन्होंने कहा था राजा वही होना चाहिए जिसका अपना परिवार होता है। तब पहली बार लोगों ने कहना शुरू किया था जिनकी पत्नी नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते, वो परिवार का दर्द महसूस कर नहीं सकते, वो संवेदनाएं जान नहीं सकते। पहली बार लोगों ने कहा था कि अगर इनका परिवार होता, अगर मुख्यमंत्री का परिवार होता, अगर मुख्यमंत्री के बीवी बच्चे होते, तो गंगा में लाशें फेंकी नहीं जाती। तब उनको लगता है ये मेरा बच्चा हो सकता है, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, मगर तब परिवार नहीं था। अब जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी का क्या है, इनका तो परिवार ही नहीं है, बीवी बच्चे ही नहीं है, ये किसके लिए कमाएंगे। बाद में आपने भी ये लाइन बहुत सुनी होगी, यादव परिवार पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, इनका देखो अपने परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। अखिलेश जी छुट्टी मनाने चले जाते हैं, किसके साथ चले जाते हैं? अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेलने चले जाते हैं, पाप करते हैं। पत्नी के संग कॉफी पीते हैं, पाप करते हैं। तमाम मठे हमने देखे हैं, तमाम हमने मंदिर देखे हैं, हमने तमाम साधुओं को गांजे की चिलम पीते हुए देखा है। उससे कहीं अच्छा है कि एक मुख्यमंत्री अपने बच्चे के साथ फुटबॉल खेले, 1000 गुना अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय बिताए, क्योंकि तब संवेदनाएं पैदा होंगी, तब परिवार का दर्द पैदा होगा। किसी को भी अपमानित कर देना, किसी आईएएस अफसर को गाली दे देना, किसी पत्रकार को गाली दे देना, परिवार वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते। परिवार वाले लोग ये बिल्कुल नहीं करते। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि समाज में बहुत चर्चा है ये बात के लिए, कॉमन बात है। अरे यार ये क्या करेंगे, इनका तो परिवार नहीं है, ये बेईमानी कैसे करेंगे, इनका परिवार नहीं है। दुनिया में हिटलर का परिवार नहीं था, हिटलर ने शादी नहीं की थी, तब भी वो अपनी दुनिया को जीतना चाहता था, दुनिया का सम्राट बनना चाहता था। मैंने तमाम संत देखे हैं, सॉरी संत नहीं, कथित संत देखे हैं, जो अपने मठों की संपत्ति बढ़ाने के लिए हत्याएं करा देते हैं। एक संत का हथियारों से क्या काम? मैंने आपत्ति करी है योगी आदित्यनाथ जी आपके ऊपर, आप भगवा वस्त्र पहनते हैं, मेरे लिए भगवा वस्त्र का सम्मान है, लेकिन आप रिवॉल्वर और राइफल क्यों रखते हैं? संत का हथियार से क्या काम? परिवार होता तो हथियार नहीं, प्यार होता। अब जब ये परिवार की बात आई है, तो ये राजनीति तक बात आ गई है, और राजनीति में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। अखिलेश यादव ने भी इस बात को उठाया और कहा जिनका परिवार नहीं होता वो परिवार का दर्द नहीं जानते। सुनिए। ये जो आ रहे हैं परिवारवादी कहने वाले लोग, ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। अब नारा लगाओ जो नारा लगा रहे थे तुम, ये नारा समय से पहले लगा दिया तुमने। बताओ, एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। बताओ, यहां परिवार वाले लोग बैठे हैं, महंगाई को महसूस कर रहे हो कि नहीं महसूस करते हो? ये परिवार वाले नौजवान हैं यहां, बताओ नौजवानों, बेरोजगारी की मार को महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं हमने तो 70 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ माधवगढ़ के लोगों, किस नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल गया आप में से?
योगी जी को अंदाजा नहीं है, ये परिवारवाद वाली शब्द कर एक बहुत बड़े महिला तबके को नाराज कर रहे हैं। वो महिलाएं कह रही हैं कि ये क्या बात होती है कि जिनके परिवार न होते क्या वो बेईमान हो जाते हैं। एक बहुत योग्य गृहिणी है प्रियंका तिवारी जी, मैंने उसे पूछा, मैं जानना चाहता था कि सामान्य महिलाएं क्या सोचती हैं। मैंने 2-3 सवाल किए, सुनिए आप वो क्या कह रही हैं। परिवार ही नहीं है, इनके बीवी बच्चे नहीं है, ये किसके लिए पैसा कमाएंगे, ईमानदारी की बात करते हैं। तो क्या माना जाए कि जो इसकी शादी नहीं होती, जिसका परिवार नहीं होता, वही ईमानदार होता है? जिसका अपना परिवार होता है, जो शादीशुदा होता है, वो ईमानदार नहीं होता? नहीं, ईमानदार तो सभी होते हैं, जिसकी शादी हो या ना हो। शादी वाले तो ज्यादा ईमानदार होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को देखना होता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होती है, आगे चलाना होता है। और जिसका परिवार नहीं है, वो अपने भतीजों के लिए कोई तो परिवार होता होगा जिनके बारे में वो अच्छे सोचते होंगे और उनके लिए कमाते होंगे। मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूंगी, किसी को भी अच्छा नहीं। सब ईमानदार होते हो, ईमानदारी से ही अपना काम करना चाहते हैं। सरकार चलाने के लिए खासतौर से मुख्यमंत्री जी के लिए लोग कहते हैं कि वो सन्यासी हैं, उनका अपना परिवार नहीं है। लेकिन कोरोना काल में बहुत लोगों ने ये कहा कि जब लोग मर रहे थे लगातार, चूंकि उनका अपना परिवार नहीं है, इसलिए लोगों की संवेदनाएं वो जा नहीं सकते। तो आपको क्या मानना है, जो राजा होता है वो शादीशुदा होना चाहिए या जिसने शादी नहीं की है वो होना चाहिए? राजा को वैसे शादीशुदा होना चाहिए, क्योंकि वही आगे के लोगों की तकलीफ समझ सकता है कि उसके परिवार में क्या क्या तकलीफें होती है और क्या क्या नहीं होती, और वो ही जान सकता है कि आगे किसी के मरने जीने, जैसे कोरोना में लोगों ने अपनी फैमिली खोई है, अपना परिवार खोया है, तो वो कष्ट जो इनका परिवार है वो ज्यादा समझते हैं, और जिसका परिवार नहीं है शायद वो कम समझते होंगे, मेरा ये कहना है। परिवारवाद की बात चली तो राजनीतिक दल भी टीका टिप्पणी करने में बाज नहीं आते। तमाम टिप्पणी आजकल हो रही हैं, कुछ विदेश यात्राओं को लेकर हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग मजे ले रहे हैं कि ये कैसा परिवार। तमाम संतों का नाम बता रहे हैं कि इनके मठों की संपत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। मुझे नहीं पता योगी आदित्यनाथ जी के मठ की संपत्ति 5 साल में बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि वो ऑडिट रिपोर्ट देखी नहीं, वो बैलेंस शीट कभी सामने आई नहीं। आएगी, हो सकता है कभी आए, पता चले कि क्या वास्तव में संपत्ति बढ़ी जैसे लोग आरोप लगाते हैं, नहीं बढ़ी। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दुनिया की श्रद्धा का केंद्र है वो मठ, मेरी भी आस्था का केंद्र है वो मठ, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन चर्चाएं तो होती हैं। कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता है सृष्टि कश्यप, सुनिए क्या जबरदस्त हमला किया उन्होंने इस बात पर। 2014 के बाद भारत में एक नई बीमारी आई जिसका नाम है अंधभक्ति। आज हमारे समाज में कुछ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इनसे हमारा और आपका सामना तब होता है जब इनके मालिकों पर सवाल किया जाता है, उनकी गलत नीतियों पर सवाल किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। डेटा और फैक्ट पे जब आप सवाल पूछेंगे तो ये अंधभक्त इन रिप्लाई आपको कैप्स लॉक में आक्रोशित होकर गालियां देंगे। ये तो एक माइल्ड वेरिएंट था। इसका दूसरा और सबसे खतरनाक वेरिएंट ये होता है कि एक ब्रेन वॉश्ड अनभक्त को यह भरोसा दिलाया जाता है कि इनके आका तो कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे, उनका तो परिवार ही नहीं है। लेकिन इस बीमारी से वो इतने ग्रसित हो चुके होते हैं कि उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। वरना वो पलट के ये सवाल जरूर करते, क्या परिवार ना होना ही ईमानदारी का एकमात्र पैमाना है? तुम पीएम केयर फंड पे सवाल ना करना, राफेल घोटाले की तरफ ध्यान मत देना, 45 इयर्स हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी दरकिनार कर देना, माता बहनों पे हुए अत्याचार पे आंखें मूंद लेना, देश में बढ़ती हुई महंगाई दर पे चुप्पी साध लेना, गुजरात में हुए सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को नजरअंदाज कर देना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो हुआ उसको दरकिनार कर देना। सिर्फ एक सवाल पूछना अपने परिवार से, क्या वो बेईमान है जिन्होंने ईमानदारी से जिंदगी गुजार दी, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा किया? क्या वो चोर है क्योंकि उनका परिवार है? क्या तुम चोर हो क्योंकि तुम्हारा परिवार है? क्योंकि तुम्हारे आकाओं ने तो तुम्हें ये बोल के रखा है कि ईमानदार तो सिर्फ वही जिसका परिवार नहीं। तो ये सवाल पूछना जरूर, जवाब मिले तो बताना जरूर। जाहिर है परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। राजा ऐसा होना चाहिए, राजा वैसा होना चाहिए, राजा का परिवार होना चाहिए, राजा का परिवार नहीं होना चाहिए, ये तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आज आपसे दावा कर रहा हूं,
उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री वही होगा जिसका परिवार होगा। यह 4 PM का आज एक्सक्लूसिव दावा है आपके पास। दिल्ली के बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट जिनकी प्रधानमंत्री कार्यालय में दखल है, दिल्ली इंटेलिजेंस के तमाम वो लोग जिनकी गृह मंत्री के कार्यालय में गृह मंत्री तक दखल है, नागपुर के मेरे तमाम मित्र जिनकी संघ में कार्यालय में संघ के बड़े बड़े प्रचारकों में बहुत पकड़ है, और मेरे अपने सोर्स जो कभी गलत आज तक साबित नहीं हुए, वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसका परिवार होगा। भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। तमाम बीजेपी के नेताओं ने मुझसे कहा सरकार आएगी तो बाबा तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नितिन गडकरी भी कह गए कि सरकार आएगी तो विधायक तय करेंगे, विधायक फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केशव मौर्य पहले कह चुके हैं विधायक दल के नेता तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ये बात तय मानिए, अगर अब से 4 महीने भी पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हाथ खड़े करा लिए होते तो उसी दिन मुख्यमंत्री जी को कुर्सी छोड़नी पड़ जाती, क्योंकि 90% विधायक बाबा के खिलाफ थे, उनके ठाकुरवाद के खिलाफ थे, उनके अहंकार के खिलाफ थे, उनकी बदजवानी की वजह से खिलाफ थे, उनकी कार्यशैली के खिलाफ थे। यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। ये मिस भी है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। ये मिस भी है, संघ की परंपरा नहीं है। ये जो नई परंपरा योगी आदित्यनाथ ने खड़ी करी है भारतीय जनता पार्टी को, उसने अमित शाह और मोदी के सपने को चूर चूर कर दिया है। तो मैं फिर कह रहा हूं 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे और जो शपथ लेगा वो बाल बच्चेदार होगा, अपने बच्चों को प्यार करने वाला होगा और समाज के प्रति तभी उसकी संवेदनाएं पैदा होंगी। इंतजार करिए मेरे वादे का, मेरा वादा सही होता है या नहीं। और जब मुख्यमंत्री की शपथ हो तो मुझे एक मेल एक फोन जरूर करिएगा कि मैं पहला शख्स था देश का जो ये दावा कर रहा था कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री परिवार वाला होगा, कुंवारा नहीं होगा। थैंक यू 4 PM को देखने के लिए। इतनी बेबाक पत्रकारिता कोई कर सकता है तो वो 4 PM कर सकता है। सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, ये चैनल आपका है, इसको आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।